Also, good morning everyone. I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। और अगर आप यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो आप इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एक्सट्रैक्ट करने में एज आई टोल्ड यू थोड़ा सा समय लगता है इनको करने में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं ये। सारे के सारे जो टॉपिक्स हम लोग अभी लाइक वी आर डिस्कसिंग एक एक करके। तो यहाँ पे रैट होल माइनिंग एक टॉपिक है, मून स्नाइपर क्या है, विकसित भारत 2047, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज। तो इसका पूरी डिटेलिंग मैं आपको दे दूंगा, मतलब पॉइंट्स क्या क्या हमारे डिफेंस टाइज हैं। अब इस पर एडिटोरियल्स आएंगे, डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल में आज कोई टॉपिक्स हमारे काम का नहीं है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो वो पॉलिटिकल कुछ आर्टिकल्स हैं तो आप रीड करना आपके ऊपर। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे आज निबंध का टॉपिक हर सैटरडे को मैं आपको देता हूँ। तो आज का देखो बढ़िया मजा आएगा आपको निबंध लिखने में। लिखने की आदत डालो, भागना नहीं है, आलस नहीं करना है। कंटेंट जो कवर हो रहा है उसमें आपको जो थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो, अ गिफ्ट इज़ प्योर व्हेन इट इज़ गिवन फ्रॉम द हार्ट टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस एंड व्हेन वी एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। बहुत सोचना पड़ेगा। डिफेंस टाइज इंडिया फ्रांस, कई सारी डील्स होती हैं, कई सारी चीज़ें इंटरनेशनल एस्पेक्ट में आप चीज़ें लिख सकते हैं। 1000 शब्द लिखना, जब आप ऐसे टॉपिक्स में लिखना सीख जाओगे ऐसे तो, और थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, क्वेश्चन को सोच के आपके विचार निकलने चाहिए, ये आपको सीखना है। तो वीक में एक भी अगर आप लिखते हो ऐसे टॉपिक्स तो आपका निबंध की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप पोस्ट कर सकते हैं। और निबंध के सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मुझे सारे एक जो है एक साथ सारी चीज़ें जो अवेलेबल रहें तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप सारा पीडीएफ saurabhpande.upsc.com वेबसाइट से डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो वो पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड कर लेना है एंड वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके एंड जितने भी ये टॉपिक्स उनको आप देख सकते हैं, मतलब कंपाइलेशन जो है वो देख सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। अच्छा, आज मैंने एक दिन एक्सटेंड कर दिया है ये डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर्स का। तो आज कल मतलब आज जो है ये ऑफ़र अपने आप एंड हो जाएगा 27 तारीख का। तो 11 बजे रात को ये ऑफ़र एंड हो जाएगा। तो अभी आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाओगे, कोर्स की डिटेल मिल जाएगी और ये ऐप डाउनलोड करना है। web.saurabhpande.upsc.com से क्लास अटेंड कर लेनी है। ये कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके लिए जो 24 की तैयारी कर रहा है। 25, 26 या बाद की कभी की भी तैयारी करनी तो ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। बट 24 की तैयारी कर रहे हो तो कोर्स मिस नहीं करना है। मैंने क्लास एक लाइव अटेंड कर दी है 10 फरवरी से रात को 9 बजे ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 10 फैब से हो जाएंगी सारी और हम लोग पूरा एंड ऑफ अप्रैल तक साथ रहेंगे। सारा पूरा कंटेंट आपका 2 साल का जो यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट होता है, वन लाइनर टाइप नहीं, जो भी यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट होता है वो सारी चीज़ें कवर्ड होंगी। एम क्या है, 110 प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स में लेना। स्टैटिक तो चलो पढ़ ही लेते हो आप कहीं ना कहीं से, बट स्टैटिक भी मैं कवर करूँगा यूट्यूब में फ्री। और यहाँ पे एडवांस करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो भी साथ में कवर करूँगा। और साथ में आप लोग को इसमें मैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ और जो आप लोग को लगता है ना जो एक थोड़ा सा जैसे कुछ अवार्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 6 वर्कर्स किल्ड, यहाँ पे 6 वर्कर्स जो है वो आपके उनकी डेथ हुई है। तो वो एक डिस्कस करता है। 6 वर्कर्स किल्ड इन फायर इनसाइड नागालैंड रैट होल माइन। अभी देखोगे तो कुछ समय पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट होल माइनर्स की न्यूज़ में था, अगर आप देखोगे तो। देखो, रैट होल माइनिंग जो है ये कैसे की जाती है, पहले इमेज देख लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये है, अब ये है, अब इस टाइप से ऐसा होल सा बनाया जाता है। अब देखो ऐसे बनाया जाता है और इसमें एकदम से लेट के जाना होता है। आप खुद देखो, कोई गैस वहाँ रिलीज़ हो जाए, कोई चट्टान टूट जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई भी स्थिति, तो ये देखो तो लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर आपको ये सब नहीं करना पड़ता ना, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, आपको बढ़िया सुबह शाम बढ़िया सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आप रूम पे अपना बैठ के पढ़ रहे हो और फिर भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, आप सोच रहे हो, तो ये सब आपके विचारों की देन है। आप उन पर्सन का सोचो, अब इन इन लोगों का सोचो जिनको इस माइन के अंदर रोज़ जाना पड़ता है। अर्निंग करेंगे तब घर का चूल्हा जलता है। अब ये कितना बड़ा इनके लिए स्ट्रगल है। अब अपनी लाइफ को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे आप बेटर पोजीशन में हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, गॉड के लिए थैंकफुल रहो कि जो भी चीज़ आपको मिले। अब सिर्फ आपको पढ़ना है। अब उसमें भी आप स्ट्रेस लेके बैठे हो तो फिर वो हमें अपने विचारों को, थॉट प्रोसेस को, थोड़ा अपने चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है। ये जनरली हमें जो देखने को मिलती है, ये सारे जो रीजन्स आप देख सकते हो, जैसे जैंतिया हिल्स और ये पूरा ये एरिया जो है ना, इस एरिया में
ये रैट होल माइनिंग देखने को मिलती है ज़्यादातर अगर देखा जाए तो। इस रैट होल माइनिंग के अंदर लगभग 5 से 100 मीटर तक का एक होल टाइप ऐसा डिग कर दिया जाता है, फिर टनल्स जो हैं दोनों तरफ से बनाई जाती हैं और कोल को एक्सट्रैक्ट आपका किया जाता है। अब किस पोजीशनिंग में, हॉरिजॉन्टली, फिर एक आपकी टनल बना के और ये कोल को एक्सट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। ये पूरे मेघालय में फैली हुई हैं, जैंतिया हिल्स, साउथ गारो हिल्स, सारी जगह पे अगर देखोगे तो ये फैली हुई हैं। नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने ऑलरेडी इसको बैन आपका कर रखा था, लेकिन फिर भी मतलब अनसाइंटिफिक वे में, अनरेगुलेटेड वे में कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती है जनरली। ऑल दो 14 में ही इसको बैन आपका किया गया था, लेकिन इसकी लॉबी भी मेघालय के अंदर बहुत स्ट्रांग है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रीजन में इतनी अधिक नहीं रहती है, तो जैसे अगर उन्हें कुछ अपने लाइफ के लिए कुछ करना है, सस्टेन करना है, तो उनको फिर जो यूथ होता है उसको इस सब में लगना पड़ता है। इसलिए एजुकेशन मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, स्किल्स जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथन हों, ऐसा थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान हेल्प मून लैंडर मेक इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स हैं सेज जापान। अब इसमें मैं एक टॉपिक आपसे जो डिस्कस करूँगा वो है मून स्नाइपर। अब हमने एक मिशन है स्लिम, इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, 2 से 3 आर्टिकल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस इसमें कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट मिशन है। एंड इसमें अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट मून स्नाइपर, ऑल दो मैंने वो भी वहाँ पे डिस्कस कर रखा था अगर आपको याद हो, बट अभी क्योंकि आज फिर से आ गया तो कुछ पॉइंट्स हम लोग मून स्नाइपर ऐसे जो कंसेप्ट है उसके बारे में जान लेंगे। तो ये टॉपिक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसको सुनने का प्रयास करें कि जनरली अगर आप देखोगे, बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसे अगर हम देखें कि हम इतना मून में क्यों मतलब इतना इंटरेस्ट ले रहा है, देश क्यों इतना इंटरेस्ट ले, विश्व इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, तो कई फैक्टर्स हैं। एक तो देखो 2032 या ऐसे कुछ 33 के अंदर एक ट्रीटी है, जिस ट्रीटी के तहत जो है मून भी एक ग्लोबल कॉमन का हिस्सा है। अब दोबारा से ये 32 या 33 में ये ट्रीटी दोबारा से मतलब नए तरीके से आई, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो जाएगा 2032-33 में। तो ये एक कॉलोनाइजेशन का सोर्स बन जाएगा, जो जो देश जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि वो उनकी टेरिटरी है, तो ये एक फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर ये है हीलियम, बहुत लार्ज अमाउंट में, इतना हीलियम है कि कमिंग 40,000 ईयर्स तक हम अपने एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। फिर कई रेयर मेटल्स और ये सब हैं, तो माइनिंग एक इंपॉर्टेंट है। फिर टूरिज़्म है, टूरिज़्म एक बड़ा एरिया बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा, जिसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं, मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था लूनर इकोनॉमी। अब ये एक टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मतलब आज के कंटेक्स्ट में अच्छा प्रश्न इसमें जो है फ्रेम आपका हो सकता है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी हियर, कंट्री जो है मतलब जापान की बात करें, फिफ्थ जो है उसने, फिफ्थ कंट्री जिसने स्पेस क्राफ्ट मूवमेंट किया है, एंड इट इज़ कॉल्ड मून स्नाइपर। मून स्नाइपर क्यों? क्योंकि जो लैंड के मतलब लूनर जो है, मतलब जो मून है, मून के सरफेस में जो इसने लैंड किया वो बहुत प्रिसाइज लैंडिंग है इसकी, बहुत ही प्रिसाइज लैंडिंग है। प्रिसाइज लैंडिंग का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप एक एरिया मार्क करते हो, अब आपने कहा कि चलो यहाँ पे मुझे लैंड करना, सपोज़ करो आपने एक ऐसा एरिया मार्क किया और 5,500 किलोमीटर का एरिया मार्क किया, बोला कहीं भी लैंड, एक एग्जांपल है, तो ये कोई प्रिसाइज लैंडिंग थोड़ी ना है। अब आपने एरिया मार्क किया कि 1-2 किलोमीटर के अंदर, और वहीं एग्जैक्ट पिन पॉइंट लैंडिंग हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं मून, मतलब इसे स्नाइपर भी मतलब इसीलिए इसको मून स्नाइपर भी कहा गया। जैसे स्नाइपर होती है ना, जैसे वो बंदूक टाइप होती है और उसको एकदम टारगेट को हिट करती है, एक ही गोली निकलती है बट वो टारगेट को हिट करती है। ऐसे ही ये जो स्लिम मिशन है, ये जो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, जैसे स्लिम हम कहते हैं, जो कि किसका मिशन है, जापान का जाक्सा में। जाक्सा जैसा हमारी इसरो है, उनकी जो ऐसे ही जो उनकी स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसका नाम जाक्सा है। तो ये जो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये इसे ही मून स्नाइपर बोला जा रहा है, क्योंकि एकदम प्रिसाइज 1-2 किलोमीटर के एरिया में जो डिसाइड किया था वहीं एकदम से इसने लैंड किया। तो ये एम टू लैंड विद इन 1-2 किलोमीटर ही छोड़ दो, 100 मीटर डिसाइड किया था, अब उसी में इसने लैंड कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जहाँ डिसाइड कर रहे हो वहीं लैंड। जैसे मान लो ये जो एरोप्लेन्स होते हैं, अब इनको एक वो पट्टी होती है ना, जो एयरपोर्ट में वो जो लैंडिंग पट्टी है, वहीं से उड़ते हैं, वहीं से लैंड करते हैं। अब वो कितने सा एरिया है, अगर आप आसमान से देखो बहुत ही छोटा एरिया है। अब उसमें ऐसा नहीं कि वो अगर मान लो प्रिसाइज नहीं होगा तो कहीं भी लैंड कर जाएगा, तो वो क्रैश हो सकता है प्लेन। लेकिन इसी सेम टेक्नोलॉजी को, जैसे जो ये प्लेन्स एकदम परफेक्टली लैंड करते हैं ना उसी स्ट्रिप में, एयर स्ट्रिप में, ऐसे ही लैंडिंग मून के सरफेस में जो डिसाइड किया है कि यहाँ लैंड करना है, इस पोजीशन में लैंड करना है, तो वो लैंड किया जाए। तो ये जो जाक्सा का स्लिम मिशन है, जिसे मून स्नाइपर बोल रहे हैं, जैसे ये सक्सेसफुल हो गया, तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फ्यूचर के जो मिशंस हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं।
अब इन्होंने टारगेट क्या किया था, दे हैव टारगेट क्रेटर वेयर द मून मेंटल अ डीप इनर लेयर, जो था जाक्सा ने अभी एक इमेज भी पब्लिश की है, वहाँ की जो सरफेस है, मूनी सरफेस है, उसकी इमेज, जैसे ये इमेज पब्लिश की है, अगर आप देखोगे ना एकदम प्रिसाइजली आपका इसने लैंड किया, तो ये सरफेस, इन्होंने ये इमेज भी किया, पूरा दिखा भी रहे हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, अभी कहीं गलत जगह लैंड कर गया तो गायब भी हो जाएगा। जैसे हमारे पृथ्वी में भी है ना बड़े बड़े, कई जगहों में आप देखोगे क्रेटर्स टाइप, क्रेटर्स तो नहीं बट जैसे मान लो वॉल्केनो का मुंह है, उसी में लैंड कर गए तो अंदर चले गए, तो ये है ना। तो हमारे पृथ्वी में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो ऐसे ही स्पेसिफिकली मून में भी है, तो इसलिए प्रिसाइज लैंडिंग या ये मून स्नाइपर का हम कहते हैं। फिर जाक्सा ने कहा कि जो ये स्लिम सोलर पैनल्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, सोलर पैनल्स के माध्यम से। सोलर पैनल्स मतलब जो उसमें लगे, सूरज की रोशनी पड़ेगी और इसकी एनर्जी जनरेट होगी, उसी से जो भी इसकी एक्टिविटी है वो आपकी होगी। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो सूरज की रोशनी पड़ेगी इसमें, क्या ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी या कोई ऐसा समय होगा जब इसको सोर्स ऑफ एनर्जी इसको नहीं मिलेगी और फिर ये स्लीप मोड में चला जाएगा। हमने ये चीज़ सेम सी चीज़ चंद्रयान के कंटेक्स्ट में भी देखा था, चंद्रयान 3 के कंटेक्स्ट में भी मैंने आपको ये चीज़ बता रखी थी, कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पे देखो जो सोलर पैनल्स हैं, अब क्या होता है कि उनकी पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो घरों में सोलर पैनल्स लगते हैं तो उनकी पोजीशनिंग, की सूरज की रोशनी वहीं पड़े, तो अब इसमें थोड़ा सा एंगल गलत था, तो उसको ये लोग सही कर रहे हैं। उनका ये है कि जल्दी से सही हो जाएगा, उनका कंट्रोल सिस्टम होता ही है, तो उस बेसिस में ये लोग अपना सही कर लेंगे। सो ये सेवरल कई जो मिशंस हैं उन्हीं में से ये भी एक हिस्सा है। एंड ह्यूमन मून लैंडिंग आप कह सकते हैं, आपका like it is a part of several lunar missions launched by government and private companies 5 decade a year। फर्स्ट ह्यूमन मून लैंडिंग मतलब जो ह्यूमन की भी लैंडिंग यूएस ने नासा ने करवाई थी ना, उसके बाद से जापान जो है कई प्रकार की एक्टिविटीज़ में ये लोग लगे भी हैं इन पार्टनरशिप विद यूएस, क्योंकि चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। चाइना अपनी कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजिकल सेंस में मून पे भी बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब 32-33 की ट्रीटी ख़त्म होगी और नई ट्रीटी साइन होगी तो सारे देश क्लेम करना शुरू कर देंगे, जिनकी जहाँ पे जितनी ट्रीटी एरिया जितना ऑक्युपाई कर रखा वहीं पे कहेंगे कि ये एरिया हमारा आपका बन जाता है। उसके बाद नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम भी है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेजने की बात आपकी की जा रही है। ऑल्दो जाक्सा जो ये है, मतलब जो जैसे हमारा इसरो उनका जाक्सा, उन्होंने कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी फेस किए थे, लाइक अ लॉन्च फेलियर मार्च के अंदर ऑफ द न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3। तो H3 क्या है, रॉकेट है, जैसे हमारी रॉकेट्स है ना, कई सारे लॉन्च व्हीकल्स ऐसे, इनकी भी ये रॉकेट है, रॉकेट H3, आपको याद रखना है H3 रिसेंटली न्यूज़ में था। तो क्या है, तो इसका कई कंपनीज भी हैं कॉम्पीट भी करती हैं, जैसे स्पेस एक्स की रॉकेट, उसका नाम फाल्कन है, फाल्कन नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया 2047 व्हाट डज इट टेक टू मेक द नेशन रिच, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये सारी चीज़ें चर्चा इन्होंने की है क्योंकि ये एक फेस्टिवल चल रहा है। बट इंडिया 2047 की बात करें तो ये इनके पॉइंट्स बिल्कुल, जैसे अगर आपको इनके पॉइंट्स पता है ना तो आप निबंध में यूज़ कर सकते हो, कई क्वेश्चंस में, कंक्लूड सजेशंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो विकसित भारत @ 2047 इट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्बिशियस विजन है, जिसके माध्यम से हम कैसे एक डेवलप्ड देश बन सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि डेवलप्ड देश बनने में हमारे पास क्या, हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अब इसमें कई सारे लेवल पे देखा जाए कि हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सामाजिक एडवांसमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज़ें, तो ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग, ये पॉइंट्स 4-5 आपके वोकैब में होना चाहिए। आर्थिक लेवल पे हमें प्रॉस्पेरिटी लानी है, सामाजिक एडवांसमेंट लेकर जाना है। अब ऐसा नहीं हो कि जैसे अब देखो हमारे देश में हमें क्या इंप्रूव करना है, देखो बहुत ही नैरो थिंकिंग नहीं करना, आप अगर ब्रॉडर सेंस में देखो, अगर मान लो डेवलपमेंट के बेनिफिट कुछ तक ही हैं, हम वुमेन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या फिर मान लो हमारी डिफरेंट सेट ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो अभी भी पीछे हैं, तो उनको कैसे आगे लेकर जाएं। तो देखो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि उन कम्युनिटीज़ को कैसे ऊपर उठा के लेकर जाएं, जिससे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कर सके। तभी जब इक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी के बाद सामाजिक एडवांसमेंट हमारा होगा। और जो भी हम विकास लेकर आ रहे हैं वो उसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को भी देखें। सरकार की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक इफेक्टिव लेवल में पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करें, तो इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो आपका होना चाहिए। सो हमें बहुत डेडिकेशन की इसमें ज़रूरत है। एंड वी हैव टू एनालाइज कि हमारे पास जो बहुत ह्यूज टैलेंट है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लोग कैपेबिलिटीज़ को, यूथ की कैपेबिलिटीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। और विकसित भारत 2047 में ये सब पे फोकस भी
आपका किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम अपनी यूथ जो पोटेंशियल, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हम कह सकते हैं, कैसे हम उसको स्किल प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने स्किल प्रोवाइड नहीं किया तो फिर क्या होगा, स्किल नहीं है, जॉब नहीं है, तो फिर बहुत सारे डिविजनल एस्पेक्ट में जो है वो यूथ का दिमाग चला जाए। क्योंकि देखो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी कितनी सी हैं, 1.5% ऑलमोस्ट सारे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। मान लो आपने पूरी जो है सीट्स में सबको, आपको लगता है कि यार इनको ले लिया जाए, उनको ले लिया जाए, आपने सबको इंक्लूड भी कर लिया, फिर भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो पीछे मतलब पीछे ही रहेंगी वो, है ना, इरेस्पेक्टिव अगर उनको अच्छा एजुकेशन स्किल प्रोवाइड नहीं करे। तो सरकार को पॉलिसी लेना ही पड़ेगा कि कैसे उनको स्किल प्रोवाइड करके अलग अलग जो वेन्यूज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे उनको अच्छी नौकरी मिल सके और अच्छा कार्य कर सके, ग्रोथ के, देश के जो ग्रोथ है उसमें रोल प्ले कर सकते। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा यूथ के पार्टिसिपेशन के माध्यम से ही है। तो आइडियाज़ फ्रॉम यूथ फॉर विकसित भारत 2047, एंड इसके लिए स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और सजेशंस और ये सब चीज़ें भी इसमें मांगे गए हैं विकसित भारत से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अल्बामा इन यूएस यूजेस नाइट्रोजन गैस इन इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीक्यूशन। अब देखो ये आप देखो कि इस पर कैपिटल पनिशमेंट एक चीज़ आती है। कैपिटल पनिशमेंट होते हैं ना जिनको मतलब जैसे फांसी चढ़ा देना या मार देना, सब जगह अलग अलग तरीके। जैसे हमारे देश में क्या है कि वो हैंग करते हैं, गर्दन में वो लगा के और हैंग करते हैं, तो वो एक रहता है। और दूसरी जगह अगर आप देखो, जैसे अब ये एक यूनिक तरीका आपने नहीं सुना होगा, एक आपने सुना होगा यूएस में एक रहता है, एक चेयर होती है और उसमें बहुत ज़्यादा करंट होता है और उसमें फिर वो बांध देते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर वो करंट को ऑन कर देते हैं। तो वो इतना ज़्यादा करंट होता है कि उसमें मर जाते हैं लोग। तो वो इलेक्ट्रिक चेयर टाइप होती है, उसमें लोगों को ऐसे मतलब कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। एक ये तरीका आया है जिसे नाइट्रोजन गैस के माध्यम से दिया गया। तो ये थोड़ा सा आपने नहीं सुना होगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, प्रीलिम्स का इसमें कोई प्रश्न बन सकता है। एक कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया ये यूज़ किया जाता है जनरली। आप देखो हमारे पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मोर देन 70% जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है। अब आपके मन में आ सकता है यार कि ये कैसे हो सकता है कि नाइट्रोजन जो हम खुद ले रहे हो मरने के लिए यूज़ हो जाए। लेकिन आप ये सोचो कि नाइट्रोजन 70% है, बट ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है। सो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रिजनर था उसके फेस को मास्क में बांध के और वहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज़ कर दी, ऑक्सीजन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। ऑल्दो ये जो नाइट्रोजन गैस ये पॉइजनस नहीं है, ये आप याद रखना, पॉइजनस का मतलब जहर नहीं है ये। अब क्या होता है कि नाइट्रोजन जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 3/4 मोर देन 70% है, लेकिन जब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में जाती है और अगर आप इस गैस को कंसनट्रेटेड फॉर्म में ऐसा इनहेल कर रहे हो तो ये क्या है, आपका जो ब्रेन है उसको बेसिकली एकदम रोक देगी और इसी को हम नाइट्रोजन हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन गैस का एग्जीक्यूशन के लिए जो इस्तेमाल है अप्रूव किया गया था अल्बामा में 2018, और मतलब ये जो यूएस के स्टेट्स हैं वहाँ पे अप्रूव किया गया था इसको कि यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही पेनफुल डेथ तो होती है कि नहीं, देखो डेथ तो पेनफुल होती ही है और इसमें डिबेट चलने भी लगता है कि इसका कैसे, क्या जो कैपिटल पनिशमेंट सही है कि नहीं सही है। हाँ, बट समाज में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार इसको लोग फेवर भी करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताएं। अमेरिका हॉल्ट्स न्यू नेचुरल गैस एक्सपोर्ट फैसिलिटी साइटिंग नीड्स टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये एक टॉपिक बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे चलो ये तो अपना है, हमारे लिए एक टॉपिक निकल कर आता है एलएनजी के ऊपर, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब देखो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, इकोनॉमी सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं या फिर एनवायरनमेंट या साइंस में भी ये टॉपिक अपना मेंशन करना। नोट्स जो बनाना है वो मैंने हमेशा आपको कहा है कि नोट्स आप प्रिपेयर करें, जो है नोट्स को जो है आप प्रिपेयर करें, ठीक है, प्रिपेयर करें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, नोट्स को प्रिपेयर आपको करना सब्जेक्ट वाइज, ये आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस? लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है, ये है एक, है ना। लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। लिक्विफाइड जैसे जो नेचुरल गैस होती है उसको आप लिक्विफाइड करते हो विद द मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं कूलिंग के माध्यम से।
नेचुरल गैस सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ की ही जाती है एंड बहुत सारे पर्पस, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे घर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैसे बनती है? ये जो नेचुरल गैस होती है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय लगभग कूलिंग की जाती है -161 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या होता है, किसी चीज़ को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हो ना तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। सो ये क्या है कि मतलब ये क्या है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इसका वेट भी रिड्यूस हो जाता है, हाफ द वेट ऑफ वाटर। सो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो भी लेस होगा। गैस तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, लिक्विड कम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये भी एक फैक्टर, इसलिए एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाता है। समुद्र के रास्ते आसानी से इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। वाई इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्लीनर देन अदर नेचुरल गैसेस? लिक्विफाइड नेचुरल गैस लगभग 40% लेस CO2 प्रोड्यूस करती है देन कोल, 30% लेस देन ऑयल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग जो प्रोसीड कर रहे हैं या विश्व जो है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? विश्व बेसिकली मूव कर रहा है टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज कि हम एक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करें। मतलब जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो एमिशन है कार्बन का वो बिल्कुल भी ना हो, ऐसा हमें फोकस करना है। या जो गैस है उसका एमिशन ना हो ऐसा रहे, मतलब CO2 या ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो आपका ना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस 40% लेस कार्बन डाइऑक्साइड और 30% लेस देन ऑयल, इतना CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो ये कंपेरेटिवली इनसे क्लीनर है। और कहा गया कि जब आप एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हो, जब आप कोशिश कर रहे हो कि जो नेचुरल मतलब सेंस में अगर देखा जाए तो कि जब आप एनर्जी ट्रांजिशन करके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं तो हमें एक ट्रांजिशन के लिए एक अल्टरनेटिव चाहिए जिसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ऑल्सो इट डज़ नॉट एमिट्स सूट, डस्ट या किसी प्रकार का पर्टिकुलर मैटर साथ में, और सल्फर डाइऑक्साइड भी, मरकरी है, दूसरे ऐसे कंपाउंड जो कि हार्मफुल होते हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये एनवायरनमेंट का एक अच्छा टॉपिक बन जाता है। क्लियर है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है और टिपिकली 85 से 95% इसमें मीथेन होता है नेचुरल। इसमें अगर आपसे पूछे कि मेजर कंपोनेंट क्या है तो मेजर कंपोनेंट इसमें मीथेन है। लेस कार्बन कंटेन करता है कंपैरिजन टू द फॉसिल फ्यूल। इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड एग्जैक्ट कंपोजिशन डिपेंड करता है कि हम कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किए हैं, कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस में अगर आपसे प्रीलिम्स से पूछे मेजर कंपोनेंट क्या है तो मेजर कंपोनेंट मीथेन है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन भी इसमें प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट भी क्यों है, नेट जीरो की तरफ है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ नेट जीरो क्या होता है। तो ये देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एनर्जी ट्राइलेमा, ये टर्म बहुत अच्छा हो गया ना। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हेल्प विथ व्हाट नोन एज एनर्जी ट्राइलेमा। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने एनर्जी चॉइसेस को कैसे हम बैलेंस कर सकें, मतलब एनर्जी अफोर्डेबल भी हो, उसके बाद वी वांट आवर एनर्जी सप्लाई टू बी सिक्योर भी होना चाहिए, और कार्बन एमिशन भी कम हो। तो ये तीन चीज़ें होती है, जिसे ट्राइलेमा शब्द होता है। मतलब आपको अफोर्डेबल भी रखना है, उसके बाद आपको एनर्जी सप्लाई सिक्योर भी होनी चाहिए कि कंटिन्यूस बेसिस में आती रहे, और कार्बन एमिशन भी उसमें कम से कम हो। मतलब ये भी सारी चीज़ें देखी गई। सो LNG एज अ पार्ट ऑफ आवर एनर्जी फ्यूचर। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में बी अ फॉसिल फ्यूल बट इट्स मेकिंग द ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी पॉसिबल। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो ये एक फॉसिल फ्यूल की तरह है, मे बी अ फॉसिल फ्यूल, एंड ये बहुत हमें फैसिलिटेट करेगा क्योंकि जब तक हम प्योर जैसे सोलर, विंड एनर्जी और ऐसे में ट्रांजिशन हम करना चाहते हैं तो उस ट्रांजिशन में लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये एक फीड स्टॉक फॉर लो कार्बन हाइड्रोजन के लिए भी नेट जीरो प्रोसेस, इट कैप्चर्स कार्बन एमिशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट बिकम द पार्ट ऑफ न्यू हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी है ना, हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब हाइड्रोजन अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जब हम वाटर है उसको ब्रेक करते हैं तो वाटर ब्रेक करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस करना पड़ता है और इसमें आपको एनर्जी चाहिए। तो उसमें अगर आप मान लो फॉसिल फ्यूल यूज़ करोगे तो उससे काफ़ी सारी मतलब कार्बन का एमिशन हो सकता है। तो इसको अगर आपको ब्रेक करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जो फॉसिल फ्यूल है
वो हम अगर यूज़ करेंगे तो उसमें कार्बन एमिशन भी होगा, लेकिन एलएनजी अगर यूज़ करेंगे तो कार्बन एमिशन बहुत ही कम होगा। तो इस प्रोसेस में भी मतलब ये न्यू हाइड्रोजन इकोनॉमी का भी हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फ्रेंच डिफेंस टाइज टेक अ लीप। अच्छा, संडे को थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है ना, 12-1 बजे सेशन आपका होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देख लेते हैं, इसमें डिफेंस टाइजेस बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, या आप इंटरनेशनल रिलेशन में कर सकते हो, बट एक लिस्ट मैंने बना ली है, तो उसमें आप देख लो, ये कंटेंट पूरा एक साथ आपका कवर हो जाएगा कि सारी जो भी है। तो एक तो कॉम्प्रहेंसिव डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो अभी डिस्कस भी किया गया है, तो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ में रोबोटिक्स, एआई, ऑटोनोमस व्हीकल्स, प्लेटफॉर्म, साइबर डिफेंस, बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया फ्रांस कोऑपरेट करेगा। फिर उसके बाद लाइक डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाईटेक फील्ड, रोबोटिक्स, एआई, साइबर डिफेंस स्पेस, इन सब में फोकस आपका इनके द्वारा किया जाएगा। स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन आपस में किया जाएगा। फिर टाटा है, एयरबस हेलीकॉप्टर है, इन्होंने भी लाइक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप जो है वो रीच की है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H125 हेलीकॉप्टर्स के लिए। ये हेलीकॉप्टर बनाने के लिए इन दोनों कंपनी ने साथ में की है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिसरप्शंस एंड एक्चुअल डेवलपमेंट इन मैरीटाइम डोमेन, जैसे मान लो समुद्र में जो ये अभी रेड सी वाला क्राइसिस हमने डिस्कस किया ना, तो इसको कैसे टैकल किया जाए, तो इस पर भी ये लोग आपस में कर रहे हैं। फिर उसके बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, फ्रांस एरियन स्पेस, ये भी साथ में कोऑपरेट करेंगे सैटेलाइट लॉन्च और इन सब में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में। फिर डिफेंस सेक्टर में जो है एक प्रकार से रोड मैप में ये कोऑपरेट करेंगे, जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी और भी है ना, कई सारे एरियाज़ में, हेल्थ केयर है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, इन एरियाज़ में भी है। और फिर इनोवेशन को इंक्रीज करने के लिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, तो 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर आपका किया गया है। दूसरे कुछ अनाउंसमेंट इसमें है कि इसमें यंग प्रोफेशनल स्कीम भी की गई है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल 18 से 35 साल के जो एज के हैं उनका एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो कई सारे जैसे हमारे इंडिविजुअल, हमारे देश के लोग वहाँ काम करते हैं, जो सचगन एरिया वीज़ा है ना, मतलब क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हिस्सा है ना, तो उनके लिए सचगन करके ये एक वीज़ा होता है, जिसमें जितने भी ईयू के देश हैं वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। हर देश के लिए आपको वीज़ा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंडियन स्टूडेंट्स को ईजिली वो वीज़ा मिल सके, वहाँ काम कर सके, इस एरिया में भी आपका एग्री किया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे का टॉपिक है, देख लो। अ गिफ्ट इज़ प्योर व्हेन इट इज़ गिवन फ्रॉम द हार्ट टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आपको स्कोर करना है तो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है करंट अफेयर्स, वो भी यूपीएससी रेलिवेंट करंट अफेयर्स। आप लोग कई कंपाइलेशंस पढ़ते भी हो, आपको बोला भी जाता है, लेकिन अगर आप देखें, आपके पास पेपर भी है और वो कंपाइलेशन भी, आप देखो कितने प्रश्न उसमें से आए हैं, आपको बहुत हार्डली 3-4-5 प्रश्न मिलेंगे। मैंने कई सारे सोर्सेस आपसे शेयर किए हुए हैं, और हर साल ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस के मैंने सोर्सेस आपको दिखा रखे हैं। जो क्लासेस कर रहे हैं दे अंडरस्टैंड ऑल्सो, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आप कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हो, एक वीडियो जैसे मैंने इसमें भी डाल रखा है मेन से रिलेटेड, क्योंकि मैं पहले दूसरे किसी संस्थान में जब काम करता था तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपकी रहती थी, तो इतना हम अपने आप को नहीं बता पाते थे। लेकिन अगर आप जो भी सेशंस को फॉलो करते हैं तो दे अंडरस्टैंड कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राइट कंटेंट अगर हम कवर करें तो बहुत सारी इन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उसे हम क्वेश्चंस उनके हैंडल कर सकते हैं। तो एक एप्टीट्यूड भी डेवलप होता है जब आप उन इश्यूज़ को पढ़ते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्टली जो प्रश्न है वो भी आपके आते हैं, जो हाई क्वालिटी कंटेंट अगर आप एक्सेस करें। तो मेरा इसमें उद्देश्य रहेगा कि 2 साल के जो टॉपिक्स हैं हिंदू के, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, वो सारी चीज़ें आपकी कवर की जाए, और 1000 प्लस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। मतलब एक लेक्चर होगा, लगभग लेक्चर आपके 60% प्लस लेक्चर्स हैं। 10 फरवरी 9:30 9 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, और हम लोग अप्रैल एंड में पूरा कंटेंट को अच्छे से कवर कर लेंगे। तब तक अपने स्टडी को अच्छा करें। अभी 30% ऑफ का लास्ट डे आज मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसके बाद आई वोंट एक्सटेंड, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सौरभ पांडे UPSC.com में जाके, या सौरभ पांडे CSE ऐप जो है डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ये आप स्कोर कर सकते हैं जीएस में, प्रीलिम्स में अच्छा कर सकते हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप 150 कर लें, लोग करते भी होंगे, बट अभी हमें टारगेट रखना है कि 110 प्लस हम स्कोर कर सकें। तो ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है सौरभ पांडे UPSC करके, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट की अपडेट और हर अपडेट PDF ODF सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।